हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर हमारा 12th का है ना, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो कि पुराना ऑर्गेनिज्म होता है वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंश को, अपने बच्चे को या अपने प्रोजोनी को, जो कि उनके क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं जो कि उनके एकदम सिमिलर होते हैं। अब देखिए, अब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका तो हमारे पास कोई ना कोई पर्पज होगा, तभी तो हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके सिवा हम करेंगे कैसे? क्यों भाई? इसका पर्पज क्या क्या होता है? तो पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, पहले तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब इस धरती पे, इस पूरे धरती पे क्या रहे? स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी लाइफ एग्जिस्ट करती रहे। दूसरा हो गया पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन, क्या पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा क्या हो? वेरिएशन, मतलब वेरिएशन क्रिएट हो। तो रिप्रोडक्शन इसीलिए किया जाता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये याद कर लीजिए कि जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे वेरिएशन आएगा, वहां पे वेरिएशन आएगा। तो देखिए, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल हमारा, एक होता है एसेक्सुअल हमारा। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने जैसे सिमिलर वंश को प्रोड्यूस करते हैं। पर्पज क्या क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन और वेरिएशन। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट बनता है। उनका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब देखिए, जो मेल गैमीट होता है या फीमेल गैमीट होता है वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। फिर मतलब, और उसके बाद जो जाइगोट बनेगा तो एन एन मिल के क्या बने? मतलब एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल के क्या बना दिए? हमारा जाइगोट बना दिए। तो वो जाइगोट क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाता है। वो जाइगोट क्या हो जाता है? डिप्लॉयड हो जाएगा। मान लीजिए मेल गैमीट था हमारा, ये क्या थी? हमारी फीमेल गैमीट। अब ये दोनों क्या किए? फ्यूज किए। फ्यूज करने के बाद ये हमारा क्या बन गया? जाइगोट बन गया। क्या बना? जाइगोट बना। तो ये था हमारा यन, ये भी क्या होता है? एन होता है। और ये क्या मिलकर बनता है? 2n। अब आगे इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन, यानी मेचुरेशन बोलिए आप इसको। तो डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये जब जिसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा? इम्ब्रियो बनता है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है। इम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? इम्ब्रियो बनता है। ये भी क्या होता है? 2n होता है। अब यही इम्ब्रियो से फिर हमारी बेबी बन जाती है। तो यही प्रोसेस चलता है कि नहीं चलता? हमारे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही प्रोसेस चलता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमीट भी नहीं बने, मतलब मेल गैमीट नहीं बनेगा, फीमेल भी नहीं बनेगा। जब गमीट बन ही नहीं रहे तो क्या होगा? जाइगोट भी नहीं बनता है। यहाँ पे जाइगोट नहीं बनेगा, इम्ब्रियो भी नहीं बनता है। तो ये सिंपल सा पढ़ा जाता है। लेकिन आप लोग को तो ये आ ही रहा होगा कि जब हम प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि मेल का भी गैमीट बन रहा है, फीमेल का भी गैमीट बन रहा है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है ना? तो आगे चल के इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग। अब देखिए, एक शब्द दिया गया है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? तो देखिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है ना कि हम किस बेसिस पे मेल और फीमेल को बांट रहे हैं। किस बेसिस पे मेल और फीमेल को बांट रहे हैं? तो इट इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विश एक्सट्रीमली। मतलब किस बेसिस पे बांटेंगे? तो वो क्या हो जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके आधार पे हम क्या करते हैं? मेल और फीमेल को बांट सकते हैं। तो देखिए, सेक्सुअल सेकेंडरी से मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? तो ये वे कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये वे कैरेक्टर्स होते हैं ना जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं? मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट मेल एंड द फीमेल। देखिए, मेल और फीमेल में फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? तो मेल क्या होता है? मोर मस्कुलर बॉडी होता है। बॉडी कैसा होगा? मस्कुलर होगा। इनके बॉडी में ज्यादा फैट होता है। मुस्टैच और बियरल होते हैं। मुस्टैच और बियरल होते हैं। इनमें मुस्टैच और बियरल का होता है एब्सेंट होता है। दाढ़ी बाल जो हो गया एब्सेंट होता है। मोर लाउडर, इनका जो आवाज रहेगी वो लाउडर रहेगा। इनका आवाज में क्या होती है? हाई पिच होती है, तीखी तीखापन जिसे बोलते हैं हम लोग, हाई पिच होती है। ठीक है ना? कोर्स स्किन होता है और इनका कोर्स नहीं होता है, सॉफ्ट स्किन होता है। इनका कैसा स्किन होता है? सॉफ्ट स्मूथ होता है। ठीक है ना? इसीलिए इतनी प्यारी लगती है सब। अब देखिए, मेल क्या होगा? हाई बीएमआर होता है इनका, और इनका क्या होता है? लो बीएमआर होता है। अब हम जानेंगे बीएमआर क्या है इनका। देखिए, मेल का हाई बीएमआर है और फीमेल का क्या है? लो बीएमआर है। फीमेल का क्या है? लो बीएमआर। अब देखते हैं कि बीएमआर क्या होता है। तो बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, देखिए, यह वह अमाउंट हीट का होता है, वह मतलब यह वह अमाउंट हीट का होता है जो कि मेंटल रेस्ट पे, फिजिकल रेस्ट पे और 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमारे बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है ना? तो हमारे बॉडी से यदि मान लीजिए हम लोग एकदम रेस्ट में, मेंटली भी रेस्ट है, फिजिकली भी रेस्ट है, और उस रूम का टेम्परेचर भी 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस समय जो हमारे
शरीर से जितना हीट निकलेगा ना वही हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, ठीक है ना, वही हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, जो कि हम लोगों में ज़्यादा निकलता है और फीमेल्स में क्या होता है कि कम निकलता है, इसलिए इनका बीमार क्या होता है, लो होता है, इनका बीमार क्या होता है, हाई होता है। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, पहले पेल्विक रीजन में, कहाँ पे, पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है, स्थित होता है, ठीक है ना। इनमें किसको रखा गया है, किसको, टेस्टिस को रखा गया, जो कि वन पेयर होता है। देखिए टेस्टिस होगा, टेस्टिस के सिवा असेसरी डक्ट्स हो जाती हैं, ग्लैंड्स हो जाती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो जाता है। कौन हो जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए हमारा टेस्टिस होगा, टेस्टिस हो गया एक पेयर, फिर असेसरी डक्ट्स हो गए, जो डक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं रेटेटेड वासाइफरेंस या एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, ये सब असेसरी डक्ट्स हो गई। और ग्लैंड्स हो गए, जो हमारा सेमाइनल वेसाइकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, तो ये सब क्या हो जाती है, ग्लैंड्स हो जाती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में देखते हैं हम लोग। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम सिंपल सा मेल रिप्रोडक्टिव को रखते हैं, फीमेल्स को रखते हैं, पेनिस को रखते हैं, और फीमेल वाले एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम वही हम लोग देखेंगे मांस क्लाइटोरिस हो गया, ये सब, ठीक है ना। तो देखिए तो जो टेस्टिस होता है वन पेयर होता है, उसके साथ असेसरी डक्ट्स भी होती है। तो असेसरी डक्ट्स में हम बता ही दिए, रेटेटेड सेमाइनल वेसाइकल हो गया, ये सब। और ग्लैंड्स कौन कौन हो जाएंगी, सॉरी ग्लैंड्स में आता है सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, वही एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारा पेनिस आ जाता है, ठीक है ना। देखिए जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, हमारे शरीर से आउटसाइड में, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड, मतलब जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसकी आउटसाइड होता है हमारा स्थित, ठीक है ना। और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसी के अंदर रहता है, ठीक है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। अब स्क्रोटम क्या है कि हमारे शरीर से बाहर पाया जा रहा है, स्क्रोटम क्या हो रहा है, हमारे शरीर से बाहर पाया जा रहा है कि नहीं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहरी रीजन में पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। तो ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम करके मेंटेन करने में, ठीक है ना, मतलब कम रखने में 2 से 3, ताकि आसानी से क्या होगा वहाँ पे स्पर्म बन सके, ठीक है ना, स्पर्म क्या हो सके, बन सके। तो जो स्क्रोटम है हमारा, जो टेस्टिस होता है स्क्रोटम में स्थित होता है। स्क्रोटम क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्क्रोटम यह हेल्प करता है ना कि वो 2 से 2.5 डिग्री, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है ना, जो कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्म के बनने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है, ठीक है ना। देखिए जो एडल्ट होते हैं ना, उनमें जो हर एक टेस्टिस होता है ना, वो कैसा होता है, ओवल शेप का होगा, और उसकी लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ओवल शेप में होता है और उसकी लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, तथा उसकी विड्थ जो होती है, वो कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 से 5, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं, विड्थ से हो सकते, विड्थ हो गया। अब देखिए ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर टेस्टिकुलर, मतलब हर एक टेस्टिस के पास ना 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के, किसके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के। जब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे ऐसे करके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये कितने होते हैं, 250 होते हैं, ये देखिए ये कितने होते हैं, 250 होते हैं। और इनमें ना 1 से 3 क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे हम लोग। देखिए तो जो हमारा टेस्टिस हो गया, उसकी लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर, और हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब इन हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी है, 250 है, कितनी है, 250 है। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, 1 या 3 हाईली क्वाइल्ड, मतलब हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, क्वाइल्ड होगा। देखिए ऐसे करके क्या होगा, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 से 3 होती है, 1 से 3 होती है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं, 250, और उनमें हर एक में 1 से 3 होंगे, यानी कुल मिला के कितने हो गए, 750 के करीब। यदि 3 है तो 7 से 750 के करीब है, ठीक है ना। तो वो कितने होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं 750 के करीब, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, स्पर्म को बनाना। अब देखिए मान लीजिए हमारा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, तो इसको मान लीजिए सीधा करके आप इसको पढ़िए। मान लीजिए एक ये हो गया हमारा, और एक हमारा ये हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। दूसरे क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स। एक होते हैं हमारे स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोगोनिया, एक होते हैं सर्टोली सेल। तो हमारे स्पर्मेटोगोनिया से तो हमारा स्पर्म बन जाता है, क्या बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। वहीं जो सर्टोली सेल्स होती है ना, उस स्पर्म को जो मेल जर्म सेल है, ये मेल जर्म सेल बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोगोनिया को, इसको क्या प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन ताकि वहाँ पे वो क्या हो सके, अपना भोजन ले सके, उसे न्यूट्रिशन प्रदान करता है, ठीक है ना। तो देखिए हर एक टेस्टिस में 250 क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया से हमारा स्पर्म बन जाता है और सर्टोली सेल इसको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। अब देखिए मान लीजिए एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ये, एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ये, तो इसके बीच में क्या स्पेस है कि नहीं है, तो इसके अंदर भी एक प्रकार की सेल पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं, जो कि क्या सेक्रेट करता है, एंड्रोजन। क्या बनाता है, एंड्रोजन बोलिए, टेस्टोस्टेरॉन, क्या एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन बोलिए, एंड्रोजन जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें लीडिंग सेल्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लीडिंग सेल्स पाई जाती है, जिनसे हमारा टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है। कौन होता है, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है, जो कि एक एंड्रोजन हार्मोन है, ठीक है ना, हार्मोन होता है। अब देखिए हम यहाँ इसको हम कहाँ तक, यहाँ तक बता दिए। अब आइए मेल सेक्स असेसरी डक्ट क्या इंक्लूड करता है, जो मेल सेक्स का असेसरी डक्ट है, असेसरी डक्ट होती है और फिर असेसरी ग्लैंड्स होती है। तो डक्ट में कौन कौन आता है, रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, इपिडाइडमिस और वास डिफरेंस। डक्ट में कौन कौन आता है, असेसरी डक्ट में कौन कौन आता है, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, ठीक है ना, वास डिफरेंस। इसको हम आगे देख लेंगे, यहाँ पे पूरा नहीं लिखे इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए कवरिंग ऑफ टेस्टिस के कवरिंग क्या होता है, तो टेस्टिस में तीन कवरिंग होती हैं, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेलबुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। देखिए जो ट्यूनिका वेजिनलिस होती है आउटर होती है, क्या होती है, आउटर होती है, ठीक है ना। और जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है इनर होता है, और ये वाला क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, मिडिल हो जाएगा। जो ट्यूनिका वेजिनलिस होती है आउटर कवरिंग होती है, ट्यूनिका वेजिनलिस आउटर हो गया, ट्यूनिका वेलबुजिनिया मिडिल हो गया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा कौन हो गया, इनर हो गया। देखिए अब हमारा स्पर्म का फ्लो कहाँ कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हमारा स्पर्म जाता है, स्पर्म का फ्लो अब हम लोग देखेंगे। स्पर्म का फ्लो, एक सेकंड देखिए, स्पर्म का फ्लो पहले कहाँ जाएगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। कहाँ पे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। टेस्टिकुलर लोब्यूल से कहाँ पे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कहाँ, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस के बाद वासा डिफरेंसिया में। वासा डिफरेंसिया के बाद इपिडाइडमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजाकुलेटरी में, फिर यूरेथ्रा और पेनिस में चला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा चलता है। तो पहला रेटे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया, फिर हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो गया, फिर रेटे टेस्टिस हो गया। रेटे टेस्टिस के बाद कहाँ चला जाता है, वासा इफ्रेंसिया में। कहाँ पे, वासा इफ्रेंसिया में। फिर इपिडाइडमिस में, किसमें, इपिडाइडमिस में। उसके बाद वास डिफरेंस में चला जाता है। वास डिफरेंस में तीन होता है हमारा, एक काप्ट इपिडाइडमिस होता है, एक नहीं इपिडाइडमिस तीन होता है। काप्ट इपिडाइडमिस होता है, एक कार्ड इपिडाइडमिस होता है, कार्पस इपिडाइडमिस होता है, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद चला जाएगा वास डिफरेंस में, फिर इजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी के बाद यूरेथ्रा में चला जाएगा, जो कि यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, यूरिन के लिए और हमारे स्पर्म के लिए, सीमेन के लिए। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, पेनिस में। पेनिस के बाद आप लोग पता ही कहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलिए, अब आगे देखते हैं। देखिए अब टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक सेकेंड हम फिट कर लें इसको। हाँ तो देखिए टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ये देखिए हमारा, मान लीजिए यही टेस्टिस है, क्या यही टेस्टिस है हमारा, टेस्टिस है। देखिए हम दूसरे बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा मान लीजिए ये क्या, टेस्टिस हो गया हमारा, ऐसे करके टेस्टिस हो गया, ठीक है ना, टेस्टिस हो गया। तो इसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया। इनके बीच क्या होते हैं, 1 से 3 क्या होती हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जो कि हाईली कॉइल होती हैं। क्या होती हैं, हाईली कॉइल होती हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या होंगे, 1 से 3 क्या होती हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आके जाके यहाँ पे मिलती हैं रेटे टेस्टिस के पास। यहाँ पे क्या बनता है, रेटे टेस्टिस बनता है हमारा, रेटे टेस्टिस। अब यहाँ से ऐसे जाएगा, आगे कहाँ चला जाएगा, वासा इफ्रेंसिया में। ये हमारा क्या, यहाँ पे क्या हो जाता है, वासा इफ्रेंसिया। हम देखिए यहाँ पे आप लोगों को पूरा तो नहीं हम मूव करेंगे, लेकिन देखिए हम जितना हम बता सकते उतना बता रहे हैं आप लोगों को। मतलब कि अब एक वीडियो, मतलब इस वीडियो को 2-3 बार यदि देख लेते हो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, इतना बता रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर 1 से 3 क्या हो गए,
सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आगे जाके कहाँ जुड़ता है, रेटे टेस्टिस के पास। रेटे टेस्टिस के बाद क्या हो जाता है हमारा, वासा फ्रेंसिया आ जाता है। वासा फ्रेंसिया के बाद क्या हो जाएगा, इपीडाइडमिस हो जाएगा। देखिए इपीडाइडमिस ये हमारा, इपीडाइडमिस ये हमारा है, ठीक है ना। अभी इपीडाइडमिस चल रहा है। देखिए तो इपीडाइडमिस तीन होता है। एक होता है हमारा काप्ट इपीडाइडमिस। क्या होता है, काप्ट इपीडाइडमिस। काप्ट हो जाता है ये वाला, फिर एक नीचे हो जाता है उसे हम कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्ड बोल देते हैं। और बीच वाला को क्या बोलते हैं, कार्पस इपीडाइडमिस। कार्पस इपीडाइडमिस। उसके बाद हमारा आगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आगे हमारा, वासाई फ्रेंसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वासाई फ्रेंसिया हो जाएगा, ठीक है ना। वासाई फ्रेंसिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, कहाँ पे, उसके बाद हमारा इजाकुलेटरी हो जाएगा, फिर यूरेथ्रा हो जाएगा, फिर हमारा पेनिस हो जाता है, ठीक है ना। तो यही वाला स्ट्रक्चर आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और देखिए हम इसके ऊपर कवरिंग बनाए हैं। एक सबसे बाहर वाला बना दीजिए जिसको हम क्या बोलते हैं, टिनका एल्ब्यूजिनियलिस बोल दिए थे, टिनका वेजिनेलिस। बीच वाला था हमारा टिनका एल्ब्यूजिनिया, और जो लास्ट वाला जो इनर वाला होता है कौन होता है, टिनका वेस्कुलोसा, टिनका वेस्कुलोसा, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें इस ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को तो यहाँ तक आ गया, वास डिफरेंस, फिर वास डिफरेंस के बाद तक, आवाज डिफरेंस तक तो आप लोग देख ही लिए स्ट्रक्चर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, वास डिफरेंस के बाद क्या हो जाता है हमारा, ग्लैंड्स जुड़ जाती हैं। तो वास डिफरेंस में क्या जुड़ती हैं, ग्लैंड्स जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले कौन सी ग्लैंड जुड़ती है, सेमाइनल वेसाइकल। कौन, सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल होगी ये वाली हमारी, कौन सी है, सेमाइनल वेसाइकल है ये वाली, जो हमारा पैनक्रियाज के जैसी है, एक समझिए कि ऐसा ही ना होता है पैनक्रियाज, बीच से यदि ऐसे कर दें तो ये कौन होगी, हमारी सेमाइनल वेसाइकल होती है। अब सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है कि सीमेन रिलीज करती है। क्या बनाती है, सीमेन, जो कि इसमें फ्रक्टोज पाया जाएगा, ये सब इसके बारे में आगे हम देखेंगे। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। तो देखिए सेमाइनल वेसाइकल दो होती है, प्रोस्टेट एक होती है, शायद दो इसमें दी है, शायद प्रोस्टेट दो होती है, ठीक है ना। उसके बाद बल्बोरेथल कितनी होती है, ये भी संख्या में दो ही होती है, ये भी दो होगी, और ये भी कितनी होगी, दो हो गई, ठीक है ना। आगे आ जाता है कौन, हमारा ये कॉमन पैसेज है जो यूरेथ्रा। कौन हो गया, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद कौन हो जाता है हमारा, ये वाला पेनिस हो गया। यूरेथ्रा के बाद कौन हो गया, पेनिस हो गया हमारा, ठीक है ना। अब पेनिस के भी भाग होते हैं। देखिए जो सबसे वाला अगला जो भाग होता है ना, उसको हम फोरेंसिक बोल देते हैं, और जो इसके ग्लांस पेनिस बोलते हैं। जो अगला वाला भाग होता है जो फोल्डेड होता है उसको हम ग्लांस पेनिस बोल देते हैं। और उसके ऊपर एक पतली सी लूज स्किन होती है। कैसी स्किन होती है, लूज स्किन होती है। लूज स्किन की फोल्डिंग होती है या कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरेंसिक बोल देते हैं, फोर स्किन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोर स्किन बोल देते हैं। अब देखिए हमारा यदि हम टीएस ले, ट्रांसवर्स सेक्शन ले पेनिस का, तो ऐसा दिखेगा। ट्रांसवर्स सेक्शन ले यदि पेनिस का, तो ऐसा दिखेगा। पेनिस को क्या कीजिए, ट्रांसवर्स सेक्शन में काट दिए तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो इसमें तीन देखिए, पहला जो अंदर क्या दिखना, दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दो होल दिख रहा है ना, और एक इधर दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा। ये होता है, क्या होता है, पेनाइल यूरेथ्रा होता है। इसके ऊपर वाले लेयर को हम कार्पस स्पोंजियोसम बोलते हैं। फिर इसमें ऊपर वाला कार्पस की ओर नोसा हो जाता है, फिर बीच में डार्सल वेसल्स हो जाती हैं, और ऊपर क्या होता है हमारा, स्किन होता है। क्या होता है, स्किन होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं। अब आगे देखिए, अब देखते हैं पेनिस के बारे में। पेनिस क्या होता है कि मेल या किससे बना होता है, तीन इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। कितने, 3 इरेक्टाइल टिश्यू से होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 इरेक्टाइल टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ 3 इरेक्टाइल टिश्यू। एक हो जाएगा इंडोर्सन साइड में, कौन हो जाएगा, इंडोर्सल साइड में कितना हो जाएंगे, 2 कार्पस के ओरनोसा हो जाते हैं। और इनवेंट्रल साइड में कितना हो जाएंगे, एक सिंगल कार्पस स्पोंगियोसम हो जाएगा। डॉर्सल साइड में क्या हो जाएगा, डॉर्सल साइड में क्या हो जाएगा, डॉर्सल साइड में क्या हो जाएगा, डॉर्सल साइड में तीन, मतलब दो क्या हो जाएंगे, कार्पस के ओर नोसा हो जाते हैं। दो क्या हो जाते हैं, कार्पस के ओर नोसा हो जाते हैं। कार्पस के ओर नोसा दो हो जाते हैं। देखिए ये वाला कार्पस के ओर नोसा, देखिए काफी मेरी फट गई थी इसलिए आसानी दिखा दे रहे हैं। देखिए कार्पस के ओर नोसा दो हो गया, और क्या हो गया, कार्पस स्पोंगियोसम हो जाता है, ठीक है ना। तो कार्पस स्पोंगियोसम हो जाता है इनवेंट्रल साइड में। अब देखिए पेनाइल यूरेथ्रा क्या करता है कि कार्पस स्पोंगियोसम से पास करता है, और इरेक्शन के समय इन तीनों में, इरेक्शन के समय में इन तीनों में क्या होता है ना कि ब्लड बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा पेनिस क्या रहता है, टाइट रहता है, ठीक है ना। ये चीज होता है। तो इरेक्शन के समय जब पेनिस क्या करेगा, इरेक्ट करेगा, तो उस समय क्या होगा ना कि उन तीनों में क्या होता है कि ब्लड बढ़ जाता है। अब देखिए असेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। असेसरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा देखिएगा, लिखावट उतना समझ में आएगा। वैसे ये क्या है ना कि टाइम नहीं था उतने लिखने का मेरे पास, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैं अपने नोट्स से ही बता दे रहा हूँ, जो कि मैं पढ़ा था 12th में, ठीक है ना। मतलब नीट के लिए भी है, इसमें से नीट का भी सब पॉइंट इसमें हुआ है, ठीक है ना। देखिए असेसरी ग्लैंड के बारे में हम लोग देखते हैं। असेसरी ग्लैंड्स क्या होती है ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। वो कितनी होती है, 3 होती है। असेसरी ग्लैंड कितनी होती है, 3। हमको पहले डक्ट के बारे में देखना था, लेकिन यहाँ पे हम ग्लैंड्स के बारे में लिख दिए, तो चलिए ग्लैंड्स के बारे में पहले जान लेते हैं। तो 3 हम लोग असेसरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। एक हो जाएगा सेमाइनल वेसाइकल, फिर एक देखें हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा क्या था, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कौन था, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो पहला था सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा था प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है ना कि एक पेयर होता है। सेमाइनल वेसाइकल पहले जानिए कितना होता है, एक
एक पेयर होता है और जो कि 60% सीमेन का भाग रिलीज करता है। 60% ये सीमेन का भाग को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ क्या करता है ये, उसके साथ साथ क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंडिन और फ्रक्टोज को भी रिलीज करता है। किसको, प्रोस्टेट ग्लैंडिन और फ्रक्टोज को भी, किसको, फ्रक्टोज को भी, ठीक है ना। तो सेमाइनल वेसिकल एक पेयर होता है जो कि हमारे सीमन का 60% भाग को क्या करता है, रिलीज करता है। उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंडिन और फ्रक्टोज को भी सिक्रेट करता है। और जो इसका सेक्रेशन है ना, हमारा सीमेन हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंडिन हो गया और फ्रक्टोज हो गया, तो इनका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है, ठीक है। अब देखते हैं अब देखिए यहाँ पे, देखिए फ्रक्टोज के बारे में एक यहाँ पे लिखा गया है एनसीईआरटी में कि फ्रक्टोज के बारे में ये कहा जाता है ना कि जो हमारा स्पर्म या सीमेन रिलीज होने वाला है ना, उसके कुछ टाइम पहले ही, कुछ मतलब सेकेंड पहले या माइक्रो सेकेंड पहले ही क्या होगा ना कि फ्रक्टोज निकलता है बाहर। तो उस फ्रक्टोज में क्या होता है ना कि हाई चांसेस होता है कि उसमें स्पर्म हो, वैसे तो नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी हो जाते हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे सेक्स ओक्स के मतलब कि रियोपोप के समय क्या होता है ना कि यदि फीमेल पार्ट में यदि वो फ्रक्टोज मौजूद है तो हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, हाँ उस फीमेल का रेप हुआ है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ये सब पता लगा सकते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के समय, ठीक है ना। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के समय इसका किस रूप में उपयोग किया जाता है, एविडेंस के रूप में यूज किया जाता है, इस फ्रक्टोज का एविडेंस के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा कौन सा, आप देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो ये क्या करता है कि ये तो हमारा 60% सीमेन बना रहा था समाइला वेसिकल, वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि 20% सीमेन को बनाता है, ठीक ना। और क्या कही, जैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंडिन और फ्रक्टोज सेक्रेट करता है, वैसे ही हमारा प्रोस्टेट ग्लैंडिन क्या करता है कि साइट्रिक एसिड हो गया, एमाइलेज हो गया, पेप्सिनोजन हो गया और प्रोस्टेट ग्लैंडिन हो गया, इन सबको क्या करता है, सेक्रेट करता है। तो साइट्रिक एसिड, एमाइलेज, पेप्सिनोजन और प्रोस्टेट ग्लैंडिन, इन सबको प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट करता है। अब तीसरा हमारा देखते हैं हम लोग बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है ना कि एक पेयर होता है और क्या करता है, लुब्रिकेंट को सेक्रेट करता है। देखिए दो होते हैं, एक क्या होते हैं, दो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना। तो एक ग्रेटर हो जाता है और एक क्या होता है, ग्रेटर बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, और एक होता है और याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या करते हैं ना कि लुब्रिकेंट का काम करते हैं, ये मतलब लुब्रिकेंट सेक्रेट करते हैं, समझिए म्यूकस सेक्रेट करते हैं। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड क्या सेक्रेट करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जो कि क्या करेगा ना कि गीला गीला सा बनाए रखेगा, ऐसे मतलब जैसा मतलब आप लोग याद कर सकें वैसा याद कीजिए, हम तो जैसे याद करते वैसे बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो गीला गीला बनाए रखेगा मेल पार्ट को और फीमेल पार्ट को, ठीक है ना, जो कि फ्रिक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे वजाइना में यदि वो है, यदि बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, यदि वजाइना में है तो वहाँ पे यदि लुब्रिकेंट सेक्रेट कर रही है, म्यूकस सेक्रेट कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि फ्रिक्शन को कम करने का काम करेगी। फ्रिक्शन यानी जो रगड़ाव होता है, उसको घर्षण होता है, उसको कम करने का काम करती है। अब देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में हम लोग पहले भी देख लिए, फिर एक बार देख लेते हैं जल्दी सा, ठीक है ना। तो ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना। और जो इनकी लाइनिंग होती है ना, क्यूबाइडल सेल से बनी होती है, ठीक है ना। किससे, क्यूबाइडल सेल से बनी होती है, जिनको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। किससे बनी होती है, क्यूबाइडल सेल से। हम लोग नहीं पढ़ते हैं सेकेमस, क्यूबाइडल और कॉलुमना, तो जो क्यूबाइडल होती है ना उससे बनी होती है, जो कि देखिए क्यूबाइडल का काम क्या होता है, वही सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे सेक्रीशन का काम करेगी। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या करती है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा होती है सर्टोली सेल। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होगी वो स्पर्म को बनाएगी, और जो सर्टोली सेल होगी वो क्या करेगी वो उसको न्यूट्रिशन प्रदान करती है। अब देखिए दो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके बीच में भी एक प्रकार की सेल होती है जिसे हम लीडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंडिन मतलब कि वो नहीं, सॉरी वो क्या सेक्रेट, एंड्रोजन जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, वो सेक्रेट करती है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरॉन सेक्रेट करती है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या सेक्रेट करता है, हार्मोन भी सेक्रेट करता है, जैसे इनहिबिन हो गया और हो गया एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना। तो इनहिबिन क्या करता है, रोकता है। अब क्या करेगा ना कि पिट्यूटरी को चाहे हाइपोथैलेमस को भेजेगा सिग्नल कि भाई रुक जाओ, अब एफएसएच और एलएच चाहे जीएनआरएच कोई भी उस सेक्रेट मत करो, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इंटरस्टिशियल सेल हम देख ही लिए हैं, थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल्स
देखिए इंटरस्टिशियल सेल वही दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या पाई जा रही है, जो सेल्स पाई जा रही है वही। देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स, देखिए पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है, जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, उनके अंदर क्या पाई जाती है, इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है, जो कि क्लस्टर में होती है, ग्रुप में होती है, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करती है, जो कि हमारे सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब देखिए सीमेन, सीमेन क्या होता है, कलेक्शन होता है सेमाइनल वेसाइकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, कार्पस ग्लैंड का, ठीक है ना। इन सब का क्या होता है, कलेक्शन होता है। एक इजाकुलेशन के समय सीमन में एक इजाकुलेशन के समय, एक इजाकुलेशन जो हो रहा है हमारा, इजाकुलेशन वही जो रिलीज ऑफ स्पर्म है, ठीक है ना, उसमें कितने स्पर्म होते हैं, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है ना। तो एक इजाकुलेशन में, वन इजाकुलेशन में देयर आर 200 टू 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है ना। अब देखिए हाइपोथैलेमस है हमारा, हाइपोथैलेमस से कौन हार्मोन रिलीज हुआ, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किस पे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो हाइपोथैलेमस हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, और जो क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, और वहाँ से FSH और LH को सेक्रेट कराता है। FSH किस पे काम करता है, नर्स सेल पे, और LH किस पे काम करता है, लीडिंग सेल्स पे, लीडिंग सेल्स पे काम करेगा, लीडिंग सेल्स पे काम करके क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवा देगा, और FSH नर्स सेल्स पे काम करके इनहिबिन और ABP को रिलीज करवा देता है, ठीक है ना। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, रेगुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, ठीक है ना। अब देखते हैं डिसऑर्डर क्या कौन सा है, डिसऑर्डर हमारे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा है। तो एक होता है BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, देखिए NCERT में शायद दिया नहीं है इनके बारे में, तो आप बस सिंपल सा नाम याद कर लीजिए, BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड वाला जो कैंसर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया। ADAM हो गया, एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मैन, मतलब एजिंग जो मैन होते हैं एडल्ट वाले, उनमें क्या होगा, एंड्रोजन की कमी हो जाएगी, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, फेमिनाइन कैरेक्टर आ जाएगा उसमें, मतलब फीमेल के जैसा उनमें कैरेक्टर आ जाता है। अब देखिए हाइड्रोसील एक होता है, हाइड्रोसील में क्या होता है ना कि टेस्टी थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं ना मिडिल एज में जूझते हैं इस प्रॉब्लम से, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम से, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोसील हो जाता है। पांचवा इम्पोर्टेंस हो जाता है, इम्पोर्टेंस। छठवा क्या होता है, स्टेरिलिटी मतलब वही स्पर्म अपना नहीं बन पाएगा। और देखिए इनग्वायरल हार्निया हो जाता है, और आठवां क्या होता है, क्राइटोकिडिज्म, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, सॉरी, चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, अब हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इनमें किसको किसको रखा, इनमें कौन से पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ओवरीज हो जाते हैं, कौन होते हैं, ओवरी हो जाती है हमारी, ओवरी हो जाती है। दूसरा ओविडक्ट हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है ना, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब इसी को बोलते हैं, यही भुजा हमारी हो गई ऐसे करके, ठीक है ना। तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब हो गई। उसके बाद यूटेरस होता है, ओम बोलते हैं, मित्रा बोलते हैं, हिस्टा बोलते हैं, देखिए कितना नाम है, यूटेरस, ओम या मदर ओम बोलिए, मित्रा बोल दीजिए, हिस्टा बोल दीजिए, हिस्टा बोल दीजिए, पहली बार सुन रहे हैं आप लोग ना। चलिए देखिए यूटेरस हो गया, वोम हो गया, मित्रा हो गया, हिस्टा हो गया। चौथा हो जाता है सर्विक्स, हमारा कौन हो गया, सर्विक्स हो गया, वही सर्वाइकल कैनाल के थ्रू फिर यूटेरस में चले जाएंगे हम लोग, सर्विक्स हो गया। फिर वजाइना हो जाता है, फिर कौन होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो जाएगा, जिसे हम उल्वा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उल्वा, ठीक है ना। एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम क्या बोलते हैं, उल्वा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कितने भाग होते हैं, 5 होते हैं। एक होता है पेरिनियम, दूसरा होता है मांसपेशी, तीसरा होता है क्लाइटोरिस, चौथा होता है लेविया मेजोरा, पांचवा लेविया माइनोरा होता है। इसके अलावा फोर्चिटी होता है हमारा, पेरिनियम होता है, फोर्चिटी होता है और पेरिनियम होता है, ठीक है ना। तो देखिए पेरिनियम तो यहाँ पे दिया है, फोर्चिटी नहीं दिया है। पेरिनियम हो गया, मांसपेशी हो गया, क्लाइटेरिस हो गया, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा हो गया। सातवां हो जाता है हमारी मेमरी ग्लैंड हो गए, ठीक है ना। ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसी का देखिए जो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारी समझिए हाइमन लेयर होगी, वजाइना उसके पहले क्या होगी, हाइमन लेयर, वजाइना से पहले हाइमन लेयर, वजाइना के बाद वजाइनल कैनाल हो जाएगी, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके बाद हमारा सर्विक्स हो जाता है, सर्विक्स के बाद हमारा सर्वाइकल कैनाल हो जाएगा, सर्वाइकल कैनाल के बाद हमारा ये कौन सा भाग होता है, यूटेरस का भाग होता है, ठीक है ना। और ये हमारा फेलोपियन ट्यूब हो गया, हमारा क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। अब देखिए फेलोपियन ट्यूब में 3 भाग होते हैं, कितने होते हैं,
तीन भाग होते हैं। देखिए, एक होता है स्थमस, दूसरा होता है एम्पुला और तीसरा होता है इनफंडीबुलम। एक हो गया स्थमस हमारा, फिर एम्पुला, फिर इनफंडीबुलम, और आगे होता है फिम्बरी जो कि इनफंडीबुलम का भाग होता है। फिम्बरी फिम्बरी क्या करता है ना कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवम को कैच करना है। जैसे हम लोग बाल पकड़ते हैं, गेंद पकड़ते हैं ना, कैच करते हैं ना, वैसे ये भी कैच करने का काम करता है। ठीक है ना। तो देखिए, अब यूटेरस हो गया, तो यूटेरस में 3 लेयर्स होती हैं, अंदर वाली इंडोमेटियम, बीच वाली मायोमेटियम और बाहर वाली पेरीमेटियम। बाहर वाली पेरीमेटियम। ओवरी क्या होती हैं, अब ओवरी के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती है जो कि एक पेयर होती हैं, और ये एस्ट्रोजन को सेक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। तो ओवरी क्या होती है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि एक पेयर होती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करती है या रिलीज करती है। ओवम क्या करता है, ओवम क्या होता है कि ओवम क्या होता है कि ओवरी में बनता है। क्या बनता है, ओवम कहाँ बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। ठीक है ना, ओवरी के अंदर बनता है, ओवरी के अंदर बनता है, इसीलिए ओवम को भी हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए, ओवम से पहले उगोनिया हमारा बनता है। ओवम से पहले क्या बनता है, उगोनिया बनता है। तो ओवरी के अंदर पहले उगोनिया मतलब उगोनिया सेल्स होती हैं। तो उगोनिया सेल्स जो होती है ना, जब बेबी मतलब बेबी जब इम्ब्रियो के स्टेज में होती है ना, तभी क्या होती है ना कि 70 से 80 हज़ार उगोनिया बन जाती हैं। ठीक है ना, उगोनिया बन जाती हैं। ये जन्म के बाद नहीं बनती हैं। ठीक है ना, वो पहले ही बन जाती हैं सब। उसके बाद क्या होगा कि महीने का महीना उनका विकास होगा और वही मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा चलेगा और 14वें दिन हमारा ओव्यूलेशन होगा। यही प्रोसेस चलता है। देखिए, अब देखिए, जो ओगोनिया होता है उसको एक मदर सेल भी बोलते हैं। उनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होगा और प्राइमरी साइट बन जाता है। तो जो हमारी एक मदर सेल है ओगोनिया होगा, उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, हमारा प्राइमरी साइट बन जाता है। देखिए, प्राइमरी साइट बन गया। प्राइमरी साइट के ऊपर कुछ सेल्स आके जुड़ जाते हैं, जिसे हम प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब इसके ऊपर और कुछ सेल्स आके जुड़ गए, उसे हम सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है ना, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल। देखिए, ओवरी का स्ट्रक्चर, ओवरी के अंदर हमारा ओवम कैसे बन रहा है ये हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले उगोनिया सेल्स थी। क्या थी, हमारी उगोनिया सेल्स थी। समझ रुकिए एक सेकेंड। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए उगोनिया सेल्स थी। अब इस पे क्या हुआ कि थोड़ा विकास हुआ, मतलब माइटोसिस हुआ, क्या बना, प्राइमरी साइट। फिर प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल बना, कुछ मतलब सेल्स आके जुड़ गए। फिर इस पे और कुछ सेल्स आके जुड़ गई, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल, फिर हमारा टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल, फिर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ठीक है ना। अब मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी ओसाइट था ना, उसके बाद प्राइमरी ओसाइट किस में कन्वर्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो हमारा उगोनियम था ना, इसमें क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस होता है। क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस होता है, जिसके बाद प्राइमरी ओसाइट बनता है। अब हमारा सेकेंडरी ओसाइट जब बनने वाला होता है ना, तो उसमें सेकेंडरी हमारा क्या होना चाहिए, सेकेंड मियोसिस होना चाहिए। लेकिन उस समय जो हमारा प्रोफेज फर्स्ट कैसे चल रहा था, उसी में रुक जाता है। उसी टाइम प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में ही रुक जाता है और इसका विकास होने लगता है। ठीक है ना। प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल का, फिर टर्सरी का, फिर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का। अब इसके अंदर जो प्राइमरी ओसाइट था वो कन्वर्ट किस में हो चुका होता है, सेकेंडरी ओसाइट में। सेकेंडरी ओसाइट में जो कि 14वें दिन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सेकेंडरी ओसाइट 14वें दिन रिलीज होगा, जिसे हम ओवम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ओवम कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ओवम बोलते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बाहर निकल गया, तो जो ये स्ट्रक्चर बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। हाँ, अब ये कार्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करना। यदि प्रेगनेंसी हो गया, प्रेग्नेंट महिला हो गई, तब तो ये कार्पस ल्यूटियम रहता है पूरे 9 महीने। यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा, नहीं हुई यदि प्रेगनेंसी, तो ये भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है 15 दिन के अंदर। ठीक है ना, अंदर। अब देखिए, मान लीजिए ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है कि प्रेगनेंसी को बनाए रखना, प्रेगनेंसी को बनाए रखना। ठीक है ना। जो इंडोमेटियम लेयर होती है, जो कट के गिरती है, जो वाल के रूप में चाहे लिक्विड के रूप में कट के गिरती है, उसको रोके रखता है। अब देखिए, ओवरी का सेक्शन क्या क्या होता है। ओवरी का सेक्शन आप लोग सिंपल सा यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली जो बाहरी लेयर होगी उसको हम जोना पेलिसिडा लेयर बोलते हैं। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा होता है, यहाँ पे कोरोना रेडिएटा होता है, उसके बाद हमारा जोना पेलिसिडा लेयर होती है। ठीक है ना, जोना पेलिसिडा लेयर होती है। ठीक है ना। अब देखिए, एक नीचे थीका इंटरना होता है और फिर एक थीका एक्सटर्ना होता है। इसमें यहाँ पे थीका एक्सटर्ना हो जाएगा बाहर वाला, अंदर थीका इंटरना होता है। ठीक है ना। ये हमारी ये किसकी स्ट्रक्चर है, हमारी वही फॉलिकल की स्ट्रक्चर है। मेच्योर ग्राफियन जो फॉलिकल थी उसकी स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर ये क्या बन रहा है, हमारा ये हमारा क्या बन रहा है, हमारा सेकेंडरी ओसाइट है। ठीक है ना, सेकेंडरी ओसाइट है। अब देखिए, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक पेयर होते हैं। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब एक पेयर होते हैं, जो कि इनफंडिबुलम हो गया, एम्पुला हो गया, स्टमस हो गया, इनसे बना होता है। तो ओविडक्ट से बना होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्टमस से बना होता है। ठीक है। और ओविडक्ट के जो हमारा
जो हमारा ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है ना, उसके टिप पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम फिम्बरी बोलते हैं, जो कि कलेक्शन के लिए ओवम के मतलब ओवम के कलेक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। यूटेरस के बारे में देखते हैं। यूटेरस क्या होता है कि मस्कुलर और डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है और डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे मदर वर्म के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बेबी का विकास होता है। हमारे मदर वर्म भाई, माँ का कोख बोलिए जिसको हम माँ का कोख बोलते हैं, मदर वर्म हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, 3 लेयर होता है, आउटर पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम और अंदर वाला इंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर होता है। और देखिए मिडिल वाला क्या होगा, थीकर होता है। मिडिल वाला क्या होता है, ठीकर होता है और मस्कुलर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर होगा, जो कि बच्चा जब पैदा होगा ना, जो बाहर निकलेगा पार्टीशन होगा, उसमें कंट्रैक्शन का काम करेगा, कंट्रैक्शन का काम करेगा। और ये इंडोमेट्रियम का होता है, ग्लैंडुलर होता है, जो कि ब्लड के रूप में बाहर निकलता है। अब देखिए सर्विक्स हो गया। सर्विक्स क्या होता है, नेक होता है यूटेरस का, यूटेरस के नेक को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेक ऑफ यूटेरस इज नोन एज द सर्विक्स। सर्विक्स सर्विक्स के आगे क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल होता है, ठीक है ना, सर्वाइकल कैनाल होता है। अब एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में देख लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया को हम उल्वा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना दिए, यहाँ से आप लोग सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्लाइटोरिस हो जाता है हमारा, क्लाइटोरिस हो गया। फिर ऊपर क्या होता है कि जहाँ पे हेयर्स होता है, थोड़ा फैट होता है, वहाँ पे क्या होता है, फैट होता है, ठीक है ना। तो उसको मांस पविस बोल देते हैं। तो पहला बार मांस पविस हो गया, जो कि मेडअप होता है किससे, कासन ऑफ फैटी टिश्यूज एंड हेयर्स, कासन ऑफ फैटी टिश्यूज एंड हेयर्स, ठीक है ना। क्लिटोरिस क्या हो गया, यह इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जो कि एकदम सिमिलर होता है किसके प्रति, ग्लांस पेनिस ऑफ मैन, जो हमारा पेनिस था ना, उसके जो ऊपर वाला जो भाग होता है ना, उसके एकदम सिमिलर होता है। मतलब जैसे वो इरेक्टाइल होता है ना, जैसे उसको छूने पे मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वैसे इसमें भी होता है, इसमें भी उत्तेजना बढ़ती है, ठीक है ना। लेबिया मेजोरा क्या होता है, यह पोस्टीरियर पार्ट होता है किसका, मांस पविस का, ठीक है ना। मांस पविस का पोस्टीरियर पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे समझिए सिंपल सी ना, ऐसे ऐसे लेयर्स होती हैं दो, एक लेबिया मेजोरा हो जाता है, उसके बाहर क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब लेबिया मेजोरा बाहर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, लेबिया मेजोरा, मतलब कि स्किन की फोल्डिंग्स होती है, स्किन की क्या होती है, फोल्डिंग्स होती है। अब देखते हैं पेरिनियम क्या होता है। पेरिनियम क्या होता है, पेरिनियम क्या होता है कि जो हमारी फोर्चिटी हो गई, जो हमारी फोर्चिटी हो गई, देखिए जो वजाइना हो गया ना, वजाइना का जो ये नीचे वाला भाग है, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा के, इसको हम फोर्चिटी बोल देते हैं। और जो एनस हो गया, फोर्चिटी और एनस के बीच वाले भाग को हम क्या बोल देते हैं, पेरिनियम बोल देते हैं, पेरिनियम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स कितनी होती हैं, 2। देखिए ये 2 टाइप की होती है, एक लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसे हम पैरायूरेथ्रल बोलते हैं, दूसरा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसे हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ये क्या होती हैं, ये क्या होती है, यूरेथ्रा का जो हमारा ओपनिंग होता है ना, उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है और म्यूकस को सेक्रेट करती है। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है, एक सेकेंड, लेसर वेस्टिबुलर जो ग्लैंड होती है, वो जो हमारा यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा होता है ना, उसके ओपनिंग के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और म्यूकस को सेक्रेट करती है। वहीं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या बल्बोरेटल ग्लैंड की बात करें तो ये भी एक पेयर होती है, जो कि वजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, विस्कस फ्लूइड या म्यूकस को सेक्रेट करती है। मैंने पहले भी बता दिया। मेमोरी ग्लैंड के बारे में देखें तो मेमोरी ग्लैंड को क्या होता है ना कि ये पेयर्ड होता है और वेल डेवलप्ड होता है, फीमेल में पेयर्ड होगा और वेल डेवलप्ड होता है। और ये क्या होता है ना, इसको भी हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रदान करता है बच्चे को, यानी बच्चे को नरिशमेंट प्रदान करता है, पालने में, पोषण में, समझिए जो कि दूध पिलाने में हेल्प करेगी हमारी मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, एक्सटर्नल में स्किन हो जाता है, निपल हो जाता है और एरियोल हो जाता है। एरियोल वही गुलाबी वाला भाग जो होता है, समझे ना। और निपल का आगे वाला जो ये वाला देखिए निपल हो गया, यहाँ पे कुछ गुलाबी गुलाबी सा, चाहे काला कुछ भी, मतलब यहाँ पे कुछ गोल सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोलर बोल देते हैं, एरियोल बोल देते हैं। और ये क्या होगा, स्किन हो जाता है। इंटरनल में हमारा ग्लैंडुलर टिश्यूज हो जाती है, एडिपोज टिश्यू हो जाती है और मेमोरी ग्लैंड्स हो जाती है, मेमोरी लोब्स हो जाते हैं। तो इन मेमोरी लोब्स की संख्या कितनी होती है, 10 से 15 होती है। कितनी होती है, 10 से 15 होती है। देखिए मेमोरी का साइज हम कैसे कैसे डिपेंड करता है, एडिपोज टिश्यू पे। जितना ज़्यादा एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यूज रहेगा, उतना ज़्यादा मेमोरी ग्लैंड बड़ा रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एडिपोज टिश्यू की वजह से मेमोरी ग्लैंड का साइज वो कर देते हैं। और मेमोरी लोब्स कितनी होती हैं, 10 से 15 होती हैं, ठीक है ना। और स्किन होगा बाहर, निपल हो जाता है आगे जिससे हमारा मिल्क निकलता है, और एरियोलर हो जाता है जो कि मतलब एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब देखिए मेमोरी, देखिए पाथ ऑफ मिल्क हम देखते हैं, मिल्क का पाथ कहाँ कहाँ से कहाँ जाता है। तो मेमोरी एल्वियलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, मेमोरी एल्वियलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल से कहाँ, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट में, फिर एम्पुला में, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में फिर चला जाएगा। उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट से कहाँ चला जाएगा, निप्पल में हमारे चला जाएगा, ठीक है ना। निप्पल से फिर निप्पल के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना कि अब देखिए हर एक मेमोरी ग्लैंड में ना, हम बता ही दिए पहले कि मेमोरी लोब्स होती हैं कितनी,
15 से 20 यानी 10 से 15 बताए थे, इसको 15 से 20 कर लीजिए, ठीक है ना, इतना ही होती है, 15 से 20 होती है, ठीक है ना। अब देखिए जो एल्वेलाई होता है ना, एल्वेलाई होता है ना, वो जो एल्वेलाई होता है ये वाला मेमोरी एल्वेलाई, ये क्या करता है, ये क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है और भेजता है कहाँ पे, मेमोरी एल्वेलाई कहाँ भेजता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से फिर मेमोरी डक्ट में भेज देता है, मेमोरी डक्ट में भेज देता है, ठीक है ना, मेमोरी डक्ट में भेज देता है। अब देखिए, अब मेमोरी डक्ट क्या होती है ना कि आगे चल के एक एम्पुला में खुलती है, मेमोरी डक्ट कहाँ खुलती है, एम्पुला में खुलती है, जहाँ पे मिल्क हमारा स्टोर होता है। देखिए एल्वेलाई में तो मिल्क बना, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में चला गया, फिर मेमोरी डक्ट में चला गया, मेमोरी डक्ट से चला जाता है एम्पुला में, जहाँ पे हमारा मिल्क था वो इकट्ठा रहता है, ठीक है ना, इकट्ठा रहता है, वहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोर होता है। उसके बाद लैक्टिक फेरस डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा, आगे चला जाएगा, लैक्टिक फेरस डक्ट के थ्रू कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं द साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू। पहले भी बता दिए कि मेमोरी ग्लैंड के साइज को, मेमोरी ग्लैंड की साइज को हम एडिपोज टिश्यू की प्रेजेंस या ऑप्शंस के आधार पे कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना बड़ा कितना छोटा। ये एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है तो भाई वो भाई लार्ज होगा, और कम है तो छोटा होगा, ठीक है ना। द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कंट्रोल बाई प्रोलैक्टिन, देखिए जो प्रोडक्शन होता है मिल्क का उसको कंट्रोल किया जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। जो मिल्क हमारा बन रहा है, जो प्रोडक्शन उसका हो रहा है, उसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल किया जाता है। वो तो बनने वाला कंट्रोल हो गया, लेकिन जो सेक्रीशन का जो कंट्रोल होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। तो प्रोलैक्टिन बनने को कंट्रोल करता है, और सेक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये बोल दीजिए कि प्रोलैक्टिन बनने में सहायता करेगा और रिलीज होने में हमारा ऑक्सीटोसिन सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। जो कि देखिए ऑक्सीटोसिन कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब देखिए हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाइपोथैलेमस से कौन रिलीज हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काम करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, यहाँ सेक्रेट करेगा एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच किस पे काम करते हैं, ओवरी पे काम करते हैं। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद काम किया पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच काम करता है ओवरी पे। ओवरी से क्या सेक्रेट होता है, हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट होता है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट होता है। अब देख ले डिसऑर्डर कौन कौन सा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हम थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो डिसऑर्डर्स देख लीजिए आप लोग, एक सेकंड, सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। देखिए डिसऑर्डर कौन कौन से हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो पहला होता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर होता है जो कि मतलब ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, सर्वाइकल हो गया, हमारे सर्विक्स का कैंसर हो गया, उफ्रोसिस्टोसिस हो गया, जो कि ओवरी में क्या हो जाएगा कि फ्लूइड बढ़ जाएगा, ठीक है ना, फ्लूइड फिल्ड ट्यूमर बन जाता है ओवरी के अंदर, उफ्रोसिस्टोसिस जिसे बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी आता है एक डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का डिसऑर्डर कौन कौन सा है, तो डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो एमिनोरिया हो जाता है, ऑब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमिनोरिया मतलब ये देखिए, ए मतलब ऑब्सेंस हो गया, ए मतलब ऑब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब है तो भाई ऑब्सेंस होगा यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन। डिसमेनोरिया होता है जो कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ना, मेंस्ट्रुएशन होगा ना तो पेनफुल होगा। तीसरा होता है मिनोर्जिया, वो एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन होने लगता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ना कि जो हमारा बच्चा था वो बनता कहाँ पे, यूटेरस में है। महिला का जो बच्चा होता है कहाँ पे विकास होता है उसका, यूटेरस में, लेकिन कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में होने लगता है। वो कहाँ पे, मतलब जो कि देखिए हमारा स्पर्म जब ओवम से जाके फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, इम्ब्रियो बनाता है, तो इम्ब्रियो आके यूटेरस में चिपकता है। लेकिन यदि वो इम्ब्रियो यूटेरस में ना आके फैलोपियन ट्यूब में ही विकास करने लगे, वहाँ पे चिपक जाए, तो उसको हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल देते हैं। उफोरोटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी, ओवरी में इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, उफोरिटिस बोलते हैं। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट्स का बनना ही क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट का बनना, मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, हम गैमेटोजेनेसिस बोल देंगे। इसमें दो टर्म, एक स्पर्मेटो, देखिए उसको इसमें दो टर्म होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारा स्पर्म आ रहा है, इसका मतलब स्पर्म बनना होगा, और oogenesis में हमारा उगोनिया सेल्स आ जाता है, चाहे ओवम जैसा लग रहा है तो इसमें ओवम बनता होगा, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, and the process of formation of ovum from oogonia cells is known as oogenesis, ठीक है। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है ना कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में,
क्या आप बताए थे ना कि सेमिनिफेस्टिवल्स में हमारा स्पर्म बनता है, तो सेमिनिफेस्टिवल्स में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, जो कि कितना इनकी पोलैरिटी क्या होती है, 2n होती है। क्या होती है, 2n होती है, 2n होती है। इनमें क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, जिससे बहुत सारे बन जाते हैं। इसमें से मान लीजिए एक एक्टिवेट होकर यहाँ पे आ गया, इसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। अभी इसमें देखिए माइटोसिस हुआ था, क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था, तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 2n था, तो इसमें भी क्या रहेगा, 2n ही रहेगा। अब इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे ये एन हो जाएंगे, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट होता है, या प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में होता है, ठीक है ना। वो फीमेल के लिए यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो देखिए, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा। तो फर्स्ट मियोसिस होगा तो 2 बनेगा, फिर 2 से 4 बनते हैं। मियोसिस में क्या पढ़े हम लोग, पहले 2, 2 से फिर 4, ऐसा होता है ना। तो भाई पहले 2 बन गए, अब इन 2 से फिर क्या बन जाता है हमारा, 4 फिर बन जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, फिर इससे स्पर्मेटोजुआ बन जाता है। क्या बनता है, स्पर्मेटोजुआ बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, तो इससे हमारे स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिखे नहीं है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है ना। अब स्पर्मेटिड्स से क्या बनता है, हमारे स्पर्मेटोजोवा या स्पर्म बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि एक हो गया हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म के रिलीज होने की प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है ना। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, तो उसमें क्या होता है ना, कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोवा या स्पर्म का बनना, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोल देंगे। और स्पर्म को बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देंगे, और रिलीज होने को हम स्पर्मिएशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, स्पर्मिएशन बोल देंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर हम देखते हैं किसका, स्ट्रक्चर देखते हैं हम किसका, अपने अपने भाई साहब कौन है ये, स्पर्म इनका। सबसे होगा बाहर वाला एक्रोसोम, इनके बारे में आप लोगों को पता होगा, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जा रहा है। देखिए, एक एक्रोसोम हो जाता है, एक्रोसोम में एक्रोसोम हो जाएगा सबसे वाला, मतलब देखिए जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें 4 भाग होते हैं, हेड, नेक, मिडिल, पीस और टेल। हेड वाले भाग में एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के पास स्पर्म लाइसिन होता है, जो कि एक एंजाइम है, जो कि ओवम के वाल को तोड़ने में मदद करता है, जो ना पेलुसडाल है उसको तोड़ने में मदद करेगा। उसके बाद हेड हो जाता है, हेड में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। फिर हमारा क्या होता है, नेक हो जाता है, नेक हो जाता है, नेक के अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल हो जाते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, सेंट्रियोल होते हैं। उसके बाद हमारा मिडिल पेस हो जाता है, मिडिल पेस में क्या पाया जाता है, केवल माइटोकांड्रिया पाया जाएगा, जो कि स्पर्म जब स्विम करेगा ना, तो उसमें हेल्प करेगा, एनर्जी प्रदान करता है। उसके बाद हमारा टेल हो जाएगा, जो कि दिशा दिशा के लिए मतलब करेगा, ठीक है ना, दिशा में हेल्प करेगा। फिर इनिफिस हो जाता है। तो स्पर्म में क्या होता है ना, इसे मेल गैमीट, फीमेल के मतलब ह्यूमन के मेल गैमीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसके 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ठीक है। ये सब हम बता दिए यहाँ पे। अब देखिए oogenesis हम लोग देखते हैं, oogenesis देखते हैं। oogenesis क्या होता है कि पहले हमारे ओवरी में क्या होती है, उगोनिया सेल्स होती हैं, उगोनिया सेल्स होती हैं, जो कि 2n होंगी, उसमें माइटोसिस होगा, बहुत सारी बन जाएंगी। अब उनसे एक एक्टिव हो गया, जिसे हम प्राइमरी यूसाइट बोल देते हैं। तो उगोनिया से कौन बनता है, माइटोसिस के द्वारा प्राइमरी यूसाइट। अब इस प्राइमरी यूसाइट में क्या होगा कि फर्स्ट मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसके बाद क्या बनता है कि 2 सेल्स बनेंगे। अरे जब पहला बार मियोसिस होगा, देखिए कोई भी सेल था तो पहले 2 बनता है, फिर 2 से क्या बनता है, 4 बनता है कि नहीं बनता है। तो जब ये 2 बनती है ना, तो इसमें से एक को हम बोलते हैं प्राइमरी पोलर बॉडी, और दूसरे को हम सेकेंडरी ऊसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है ना। सेकेंडरी ऊसाइट, यहाँ पे प्राइमरी ऊसाइट था, फिर वहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट हो गया। फिर आगे चल के इसमें ये 4 बन रहे थे, इसमें से 4 में से 3 क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला बना था उसको हम प्राइमरी पोलर बॉडी बोलते हैं, और ये जो 3 बनते हैं इनको हम सेकेंडरी पोलर बॉडी, और इनमें से एक बच जाता है, जिसको हम ओवम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइज्ड ओवम। अब देखिए 3 फेज था यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है, और मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे उगोनिया सेल्स को हम लोग माइटोसिस के द्वारा मल्टीप्लाई करवाए कि नहीं कराए, बहुत सारा नंबर बनाए तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे प्राइमरी साइट ग्रोथ किया कि नहीं किया, तो उसको ग्रोथ फेज बोल दिए। फिर मैच्योरेशन फेज, प्राइमरी पोलर बॉडी से सेकेंडरी पोलर बॉडी बना कि नहीं बना, यहाँ पे मैच्योरेशन हो गया कि नहीं हो गया, ये 3 डिजेनरेट करके और एक हमारा ओवम बच गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है ना, कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ जो उगोनिया सेल्स होती है ना, वो क्या करती हैं, फार्म होती है माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा बनती हैं। अब दूसरा होता है हमारा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है ना, कि जो उगोनिया सेल्स थी वो प्राइमरी साइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। उगोनिया सेल्स होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हमारी प्राइमरी साइट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आता है हमारा मेचुरेशन फेज। मेचुरेशन फेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी साइट होता है ना, उस सेकेंडरी साइट में कन्वर्ट हो जाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है।
पहले देख ही लिए आप लोग, पहले किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में, और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, वो डिवाइड नहीं होता है तुरंत, जो सेकेंडरी oocyte होता है डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है, पहले वो तुरंत डिवाइड नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte बना था वो तुरंत डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तब सेकेंडरी oocyte क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, फर्टिलाइज्ड ओवम में, ठीक है ना, ओवम में। तो जो हमारा सेकेंडरी oocyte था ना, सेकेंडरी oocyte था वो तुरंत डिवाइड नहीं होता है, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तब ये क्या होगा, ओवम में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें देखिए और 4 बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, तो 3 डिजेनरेट कर जा रहे थे, जिनको हम सेकेंडरी पोलर बॉडी बोल रहे थे, बोल दे रहे थे, ठीक है ना। जो लार्ज जो साइज होता है सेकेंडरी oocyte का, वो किसके लिए यूजफुल होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए, और क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखिए हमारा ये यहाँ पे ओवम का स्ट्रक्चर हो गया, तो सबसे वाला बाहरी लेयर हो गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोरोना रेडिएटा, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेल्स कोरोना रेडिएटा हो गया। फिर अंदर वाला मोटी सी लेयर होती है, इसको हम जोना पेलिस्टा लेयर बोलते हैं। इसके अंदर उपलाद में भरा होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है ना, न्यूक्लियोलस हो गया। यहाँ पे देखिए पेरीविटलाइन स्पेस होता है, पेरीविटलाइन स्पेस, देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन हो गई समझो, इसके बीच में क्या होता है, पेरीविटलाइन स्पेस होता है हमारा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग देखते हैं, यह क्या होता है, एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है, जो ना 28 से 29 दिन का होता है रिप्रोडक्टिव डेज के समय में। ह्यूमन हो गया, एपे हो गए, और हमारे ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो गए। तो मंकी में, ह्यूमन में और एपे में 28 से 29 दिन का एक साइकिल होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 13 और 12 साल की उम्र में स्टार्ट होता है लड़कियों में, उनको मिनार्च बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनार्च। और जो 45 से 50 साल की उम्र में रुकता है, लास्ट वाला उसको मेनोपाज बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला मिनॉर्च और लास्ट वाले को मीनोपाज कहते हैं, मीनोपाज कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कंप्लीट होती है उसमें 4 फेजेज होते हैं। पहला होता है ब्लीडिंग फेज, जो कि कितने से होगा, 3 से 5 दिन का होता है, 3 से 5 दिन का होता है। फिर होता है हमारा फॉलिकुलर फेज या पोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, जो कि 6वें से लेकर 13वें दिन तक होगा। फिर 14वें दिन हमारा ओवुलेशन हो जाता है, 14वां दिन क्या होगा, ओवुलेशन। और फिर चौथा हमारा हो जाएगा 15 से लेकर 28 दिन तक, उसमें सेकेंडरी फेज या ल्यूटिनाइजिंग फेज, जिसमें कार्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है ना, कार्पस ल्यूटियम बनता है। अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है एनसीईआरटी में, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हार्मोन लेवल एलएच और एफएसएच का 14वें दिन ज़्यादा है कि नहीं है। फिर एस्ट्रोजन का 14वें दिन ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का चौथे दिन ज़्यादा है, 28वें दिन ज़्यादा है बस, ठीक है ना। 28वां मतलब कि 20 से 28 दिन के बीच में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय कार्पस ल्यूटियम होती है ना, वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करती है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पे उगोनिया सेल्स होती हैं, फिर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, मतलब प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, इसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte बनता रहता है। फिर यहाँ पे 14वें दिन ओवुलेशन होता है, यहाँ से रिलीज होगा, जिसके बाद यहाँ पे हमारा ओवम हो गया, यहाँ पे ओवम हो गया, और जो हमारा स्ट्रक्चर बच जाएगा उसे हम कार्पस ल्यूटियम बोल देते हैं। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन किसमें करता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 से 5 दिन का था, उसमें ब्लीडिंग फेज होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी लेयर थी इंडोमेट्रियम की, कट के गिर रही थी कि नहीं गिर रही थी, 3 से 5वें दिन के बीच में। फिर 3 से 5वें दिन के बीच में, उसके बाद क्या होता है ना कि 3-5वें दिन से फिर 3 तीसरे दिन तक, कितने दिन तक होता है, 3 से 5वें होता है। उसके बाद 6वें से लेकर 13वें दिन तक ना ये हमारा फॉलिकल्स का निर्माण होता है। प्राइमरी oocyte हो गया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है ना, 13वें दिन तक। फिर 14वें दिन उनमें से ओवम निकल जाएगा, उसके बाद ये कार्पस ल्यूटियम बना लेगा। कार्पस ल्यूटियम हमारा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। देखिए ब्लीडिंग फेज या मेंसेस बोलते हैं, ये क्या होता है, 3 से 5 दिन का एक फेज होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है वो डीजनरेट करती है, कट के गिरती है, जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है। अब देखिए फॉलिकुलर फेज या पोलिफरेटिव फेज हमारा दूसरा हो गया, ये 6 से 13वें दिन के बीच का होता है। इस फेज में क्या होता है, एफएसएच और एलएच का लेवल क्या होता है, एकदम इंक्रीज कर जाता है, एकदम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है 6 से 13वें दिन के बीच में, फॉलिकुलर फेज या पोलिफरेटिव फेज के बीच में। ओवुलेशन देख लीजिए, 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है हमारा, ओवम जो बाहर निकलता है, जो बोलिए सेकेंडरी oocyte हमारा बाहर निकलता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एकदम 14वें दिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 18वें दिन के बीच में चांसेस होता है, लेकिन हम एवरेज निकाल के 14वां दिन देखते हैं, ठीक है ना। अब सेक्रेटरी फेज होता है, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग फेज के भी नाम से जानते हैं, ल्यूटिनाइजिंग फेज के नाम से। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम रहेगी हमारी। यदि नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे क्या करेगी कि डीजनरेट करने लगती है। और क्या कार्पस ल्यूटियम का काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना, जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्प करता है। यानी जो इंडोमेट्रियम हमारी लेयर होती है ना, इंडोमेट्रियम लेयर उसको क्या करती है कि बनाए रखती है, वो गिरने नहीं देती है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन देख लीजिए, तो जो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट स्पर्म विद द फीमेल गैमीट, ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल का फीमेल के साथ, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ, यानी स्पर्म का ओवम के साथ जो मीटिंग होता है, वही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो उसके लिए क्या होगा, पहले रिलीज होगा हमारा स्पर्म, तो रिलीज ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। तो क्वाइटस के समय, कॉपुलेशन के समय रिलीज होता है स्पर्म, जो कि 200 से 300
200 से 300 मिलियन होते हैं, ठीक है ना, 200 से 300 मिलियन होते हैं। फिर हमारा स्पर्म क्या होगा, अराइवल होगा, मतलब कि क्या होगा, हमारा जो हमारा स्पर्म रहेगा वो वजाइनल कैनाल में जाएगा, फिर वजाइनल कैनाल में स्पर्म जाते हैं और वहाँ पे WBC के द्वारा क्या किए जाते हैं, खाए जाते हैं। मान लीजिए 1 लाख, मान लीजिए 200 से 300 मिलियन गए ना, तो उसमें से 198 से 298 तक क्या कर देंगे, खा ले जाएंगे। 1 से 2 मिलियन बचेंगे, वो आगे जाते हैं। उनमें से कोई एक ही जीतता है, 1 या 2 जीतेंगे, ठीक है ना, तो वही हमारा वही बेबी जुड़वा उड़वा बन जाते हैं। अब देखिए मूवमेंट हो जाएगा स्पर्म का। आफ्टर रिलीज ऑफ स्पर्म इन वजाइनल कैनाल सम स्पर्म हैव ट्रेवल अप टू फैलोपियन ट्यूब वेयर ओवम इज प्रेजेंट। सिंपल सा बात यही बोल रहा है, जो आपको पता है कि स्पर्म क्या होगा, सबसे पहले स्पर्म रिलीज होगा, फिर उसका अराइवल होगा, फिर वो जाएगा, फिर वहाँ पे वजाइनल कैनाल में उसको WBC के द्वारा खा लिया जाता है, फिर कुछ बचते हैं जो कि आगे चले जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे ओवम उसका वेट किया करते रहता है एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन के पास, स्टमिक एम्पुलरी जंक्शन के पास। देखिए हम बता रहे हैं कि आप स्टमिक एम्पुलरी जंक्शन होता है यहाँ पे। देखिए हमारा स्टमस हो गया, एम्पुला हो गया ना, तो यहाँ पे स्टमिक एम्पुलरी जंक्शन होता है। यहाँ से फिमरी क्या करेगा, ओवरी से ओवम को कलेक्ट करेगा, यहाँ पे ले जाके छुपको देगा। इधर से हमारा स्पर्म जाते हैं, यहाँ से हम स्पर्म जाते हैं, इधर से हमारा ओवम आ रहा है स्टमस एम्पुलरी जंक्शन के पास, ठीक है ना, यही होता है। कैपेसिटेशन किसे बोलते हैं, कैपेसिटेशन किसे बोलते हैं, कैपेसिटेशन किसे बोलते हैं, तो कैपेसिटेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, स्पर्म हमारा एक्टिव हो जाता है और क्या करता है कि ओवम के बाहरी वाल को, जो हमारा बाहरी वाल होता है, जो ना पेलिसुडा लेयर, उसको रप्चर कर देता है, रप्चर कर देता है और उसमें घुस जाता है, ठीक है ना, तो ये हमारा कैपेसिटेशन हो गया। तो कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बाय रिमूविंग द आउटर कवरिंग ऑफ स्पर्म इन हेड रीजन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब देखिए फीमेल के जो स्पर्म हो गया उसके पास एक्रोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, उस एक्रोसोम के पास स्पर्म लाइसिन होता है, वही स्पर्म लाइसिन क्या करेगा, ओवम के वाल के ऊपर छोड़ देगा, जिससे उसको रप्चर कर देगी, फाड़ देगी, जिसकी वजह से अंदर घुस जाएगा। अब देखिए अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte आफ्टर ओवुलेशन, सेकेंडरी oocyte फ्रॉम मैच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte रिसीव्ड बाय द फैलोपियन ट्यूब विद हेल्प ऑफ द फिमरी इट मूव्स। ये जो यहाँ पे हम लोग नहीं बताए आप लोगों को, क्या करेंगे, फिमरी के द्वारा कैच किया जाएगा, स्थमस एम्पुलरी जंक्शन के बाद भेज दिया जाएगा। यही हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte का अराइवल। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता ही है, यदि एक्स देखिए फीमेल का एक्स होता है और फीमेल में क्या होता है, एक्स मतलब मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है, ठीक है ना। तो फीमेल से मान लीजिए हमेशा X से निकलेगा, मेल से X या Y दोनों निकल सकता है। यदि मेल से X निकला, फीमेल से भी X निकला, तो वहाँ पे बेबी गर्ल रहेगी। वहीं यदि बताएं तो यदि फीमेल से X निकली और मेल से मेन से क्या निकला, मेन से क्या निकला, Y निकला, तो XY बनेगा जो कि हमारा बॉय हो जाएगा। ये भी देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वही जो जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है ना, वही हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद हमारा जाइगोट बना, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है ना, वही हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देखिए सबसे पहले जो नाम पे पेलिसुडा लेयर थी, उसके अंदर क्या हुआ, हमारा स्पर्म घुस गया, अब फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है ना। तो 30 दिन मतलब यहाँ पे मान लीजिए स्पर्म चला गया इसके अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, स्पर्म हमारा चला गया है। अब देखिए स्पर्म चला गया, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जाइगोट बन चुका है, क्या हो चुका है, जाइगोट बन चुका है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ना कि 30 घंटे बाद, 30 हावर्स बाद 30 घंटे बाद 2 स्टेज बनता है। मतलब ये जो हमारा सेल होती है ना, जो जाइगोट होती है ना, 2 स्टेज में जाती है, ठीक है ना, जो कि 2 सेल बनाएगी, जिसे हम ब्लास्टोमियर्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ब्लास्टोमियर्स। अब सेकेंड स्टेप कब होगा, 40 घंटे बाद। पहला कब होगा, 30 घंटे बाद डिवीजन। दूसरा डिवीजन कब होगा, माइटोसिस होता है, ठीक है ना। दूसरा कब होगा, 40 घंटे बाद, जो कि 4 सेल स्टेज बना देगा। फिर कितना बाद, 3 दिन बाद होता है, 72 घंटे बाद, ठीक है ना, 3 दिन बाद होगा, जिसमें कितने स्टेज बन जाए, कितने सेल बन जाएंगे, 8 सेल बच जाएंगे। 8 सेल जब बन जाते हैं, इनको मारुला बोल देते हैं, मारुला बोल देते हैं। तो पहला जाइगोट 1 सेल था, फिर 30 घंटे बाद क्या होता है कि 2 स्टेज में चला जाता है, जो 2 सेल्स होते हैं उनको ब्लास्टोमियर्स बोल देते हैं। ये चारों भी ब्लास्टोमियर्स ही हैं, या 8 भी ब्लास्टोमियर्स ही हैं, ठीक है ना। फिर 40 घंटे बाद क्या होगा कि 4 सेल स्टेज बन जाएगा, फिर 3 दिन बाद 8 सेल, जिसे मारुला बोल देते हैं, मारुला बोल देते हैं। अब ये क्या होगी, सेल्स के ऊपर कवरिंग आने लगता है, क्या आने लगता है, कवरिंग आने लगता है, समझिए। एक बाहरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक अंदर ही। तो बाहरी वाले को हम क्या बोल देंगे, टोपोब्लास्ट बोल देंगे, और अंदर वाले को इनर सेल मास्ट बोल देंगे। एक और होता है ब्लास्टोसील होता है। तो अंदर क्या होता है, इनर सेल मास हो जाएगा, और बाहर वाला हमारा ब्लास्टो या ट्रोपोसिस्ट बोलिए, ब्लास्टोसिस्ट होता है, ट्रोपोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना। क्लीवेज देखते हैं क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है, इट इज अ माइटोटिक डिवीजन टेकिंग प्लेस इनसाइड द जाइगोट। यही जो हम लोग प्रोसेस देखें, यही क्या होता है कि हमारा क्लीवेज है। जो प्रोसेस हम लोग पूरा देखें ना, यही हमारा क्या होता है, क्लीवेज होता है। यहाँ पे हम लोग खत्म कर दिए, यहाँ तक हो गया, यही वाला जो समझ गए यदि तो हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए
यहाँ पे दिया गया है कि प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो मान लीजिए हमारा ओवम से हमारा मतलब ओवम और स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बना लिया, जाइगोट से हमारा 2 सेल स्टेज बना, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16, फिर हमारा एम्ब्रियो बन गया। अब जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसके अंदर ना मतलब एम्ब्रियो का एक बाहरी लेयर होगा, एक अंदर वाला होगा। तो जो बाहरी लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोप्लास्ट बोल देते हैं। अंदर वाले को क्या बोल रहे थे हम लोग, अच्छा एक सेकेंड, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, ट्रोपोप्लास्ट या ब्लास्ट बोल रहे थे, अंदर वाले को इनर सेल मास बोल रहे थे, ठीक है, इनर सेल मास बोल रहे थे। देखिए जो एम्ब्रियो होता है हमारे अंदर ना, तो उसके अंदर क्या होता है ना कि एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियोटिक कैविटी होती है। इसी एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है हमारा, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। उसी एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं, एमनियोसिंथेसिस करते हैं, वही वाला एमनियोसिंथेसिस जो कि क्या किया जाएगा कि लिक्विड को निकाला जाएगा, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाएगा, जिससे पता किया जाएगा कि उसको कौन सा रोग है, कौन सा रोग नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है उस बेबी को, चाहे उसका सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। तो ये सब किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे साइटोटोपोब्लास्ट हो गया, एक अंदर सिन साइटोटोपोब्लास्ट हो गया। ये तो पता ही है आप लोगों को। देखिए 7 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के ना जो टोपोब्लास्ट लेयर होती है वो इंडोमेटियम लेयर के साथ क्या करती है, साइटोटोप्लास्ट और सिन साइटोटोप्लास्ट की निर्माण करती है। तो आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन द लेयर ऑफ टोपोब्लास्ट गेट इन द इंडोमेटियम ऑफ यूटेरस विद द हेल्प ऑफ साइटोटोपोब्लास्ट और सिन साइटोटोपोब्लास्ट, जो कि हमारा जो इंडोमेटियम लेयर है ना, ये वाला इंडोमेटियम लेयर है ना, इसी के साथ क्या होगी, 7 दिन के बाद चिपक जाती है। इसी के साथ 7 दिन के बाद क्या होगी, चिपक जाएगी आके यहाँ पे स्टक हो जाएगी, ठीक है ना। किसकी सहायता से, सिन साइटोटोपोब्लास्ट और साइटोटोपोब्लास्ट और सिन साइटोटोपोब्लास्ट की वजह से। अब देखिए गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टेशन पीरियड को हम हिंदी में प्रसव काल बोलते हैं, प्रसव काल बोलते हैं। जब मेल और फीमेल कापुलेट किए तब से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है, 9 महीने का समय होता है, वही हमारा गेस्टेशन पीरियड हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज द ड्यूरेशन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डिलीवरी या फुली डेवलप्ड चाइल्ड विथ 9 month इन द ह्यूमन फीमेल, वही बात सिंपल सा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्लेसेंटा। ये नहीं होता, ये क्या होता है, प्लेसेंटा नहीं होता है, क्रॉनिक विलाई होता है। क्या होता है, क्रॉनिक विलाई होता है। यहाँ पे थोड़ा गलत दिखा गया है, ठीक है ना। ये हमारा एम्ब्रियो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। प्लेसेंटा क्या करता है, कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, एयर के लिए, फूड के लिए, ब्लड के लिए, जो भी चीज़ हो, मदर के बॉडी से यही प्लेसेंटा ला के देता है, ठीक है ना, यही ला के देता है। यहाँ पे सर्विक्स हो गया, ये सब देख ही लिए हम लोग। देखिए अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फार्म्ड अंडर ट्रोफोब्लास्ट नोन एज द क्रॉनिक विलाई। यही देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी थी कि नहीं बनी थी, जिसको हम बोल रहे हैं। देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी थी कि नहीं बनी थी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई बनती है, जो कि किससे बनती है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर से। किससे, ट्रोपोब्लास्ट लेयर से बनती है, जिसे हम क्रोनिक विलाई बोलते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई बोलती हैं, जो कि ढकी होती है किससे, यूटेराइन टिश्यू से और ब्लड वेसल्स से क्या होती हैं, सराउंडेड होती हैं, घिरी हुई होती हैं, ठीक है ना। जो क्रोनिक विलाई होती है ना, वो जो क्रोनिक विलाई होती है वो क्या करती है, इंडोमेटियम लेयर के साथ एक कनेक्शन प्रदान करती है, जिसे मतलब बनाती है। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्लेसेंटा बोलते हैं। द क्रोनिक विलाई बिकम इंटीग्रेट्स विद द इंडोमेटियम ऑफ यूटेरस टू फार्म एन इंटीमेट कनेक्शन, दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है किसके बीच का, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच का। जो हमारा प्लेसेंटा है वो हमारे एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच का हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है ना। तो जो प्रेगनेंसी के समय जो प्लेसेंटा होगा ना, वो क्या करेगा कि इंडोक्राइन टिश्यू के रूप में काम करता है, जो कि हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, जैसे कि ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हो गया, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन्स एचसीजी बोलते हैं। फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया, एचपीएल जिसे बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तीसरा हो जाता है एस्ट्रोजन और चौथा प्रोजेस्टेरॉन। फिर ये सब मतलब हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो कॉमन पैसेज तो होता है, ये एयर के लिए, वाटर के लिए, गैसेस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कार्ब जो भी हो उसके लिए, साथ साथ ये हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है, जैसे ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये हो गए। तो ये दो जो हार्मोन है ना, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, ह्यूमन प्लेसेंटेज लैक्टोजन, और एक होता है रिलैक्सिन। ये तीनों ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ये तीनों केवल प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो रिलैक्सिन हो गया, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हो गया, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया, ये तीनों क्या होते हैं, केवल प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होते हैं। अब देखिए जो हमारा फीटस बन रहा है उसका विकास, तो पहले महीने में क्या बनता है, हमारा हार्ट बन जाता है।
पहले महीने में क्या बन जाता है, हॉट बनता है। सुन लीजिए आप लोग, इसमें लिख दिए, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। पहले पहले महीने में क्या होगा, हॉट बन जाता है। दूसरे महीने में हमारे लिम्ब और डिजिट बन जाते हैं। तीसरे महीने में थोड़े अच्छे से लिम्ब और डिजिट बन जाते हैं। पाँचवें महीने में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं और फर्स्ट मूवमेंट होता है। क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट, जो बच्चा नहीं लात मार रहा है वही चीज़ फर्स्ट मूवमेंट होता है हमारे फीटस का, ठीक है ना। और हेयर्स भी बनने लगते हैं, हेयर्स बनने लगते हैं, ठीक है ना। और जो छठवें महीने में ना अच्छे से बॉडी हेयर से कवर हो जाती है, जो सर पे बाल होते हैं ना वो छठवें महीने में बन जाते हैं। तो और आई लेसेस भी बन जाती हैं छठवें महीने में। तो देखिए पहले महीने में हॉट बनता है, हार्ट बीट हमको सुनाई देने लगेगा। पहले महीने में क्या बनता है, हॉट बनने लगता है, हॉट बनता है, हार्ट बीट सुनाई देने लगता है। अब जो तीसरा महीना होता है उसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। तीसरा महीने को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। तो जो तीसरा महीना होगा ना उसमें क्या होता है कि लिम्फ और डिजिट्स हमारे बन जाते हैं। जो लिम्ब्स होते हैं, लिम्फ नहीं, लिम्स और डिजिट जो हाथ पैर होंगे वो क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है ना। पाँचवें महीने में क्या होता है कि फर्स्ट मूवमेंट होता है हमारे फीटस का फर्स्ट मूवमेंट होता है। और छठवें महीने में बॉडी जो होती है उन्हें हेयर से कवर हो जाती है, हेयर से क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। और जो आई होती है और आई लेसेस होते हैं ना वो बन जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन वही बच्चे का जन्म देना, बच्चे का जन्म देना ही क्या है, पार्टीशन होता है। तो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ह्यूमन अबाउट 9 मंथ 7 डेज। 7 डेज कम होगा या 7 डेज ज़्यादा होगा, 9 मंथ 7 डेज या 9 मंथ माइनस 7 डेज, इतना हो सकता है। मतलब 9 महीने 7 दिन या 8 महीने बोल दीजिए 23 दिन, ठीक है ना, इतना होता है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज नोन एज पार्टीशन, वही बच्चे का जन्म लेना, या एक्सपल्सन ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस का मतलब फीटस का फुल मतलब एक्सपल्सन मतलब वही बाहर का ढकेलना, बोलिए जो भी समझिए आप लोग, ठीक है ना, उसको पार्टीशन बोल देते हैं। जो देखिए पार्टीशन के लिए क्या होता है ना कि सिग्नल, पहले तो सिग्नल डिजनरेट होगा, कहाँ से, प्लेसेंटा से भी डिजनरेट होता है, मतलब जनरेट होता है, और फीटस से भी जनरेट होता है। मान लीजिए महिला का अब वो पूरा हो गया, दिन पूरा हो गया, 9 महीने 6 दिन 5 दिन हो गया है, तो अब क्या होगा ना कि फीटस होगा और हमारा प्लेसेंटा होगा ना, वहाँ से क्या होगा कि सिग्नल जनरेट होगा और हमारे इम्यून सिस्टम मतलब हमारे ब्रेन तक भेजा जाएगा। अब सिग्नल से क्या करेगा कि कंट्रैक्शन कराता है। अब आपको हम बता ही दिए थे कि एक मस्कुलर टिश्यूज होती है, मस्कुलर टिश्यू होती है हमारी मायोमेट्रियम, तो क्या करेगी, कंट्रैक्शन कराती है, ठीक है ना, कंट्रैक्शन कराती है। अब जो हम लोग का ये सिग्नल्स जा रहे थे ना फीटस के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, ताकि ये बच्चे जन्म दिया जा सके, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हमारे यूटेरस होगा उसमें कंट्रैक्शन होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज, हार्मोन रिलीज हो जाएगा, हार्मोन रिलीज हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है ना, जो कि क्या करता है कि कंट्रैक्शन को और इंक्रीज कर देता है। पहले तो हमारा कंट्रैक्शन हो ही रहा था फीटस की वजह से, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है ना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कर देगा, जो कि और कंट्रैक्शन को बढ़ा देगा। कंट्रैक्शन मतलब समझिए दबाव नहीं, मतलब दबाव को बढ़ा देगा, जिससे बाहर क्या होगा, देखिए जैसे कंट्रैक्शन को बढ़ाएंगे तो ये आगे चला जाएगा। यही समझिए कि वही बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया है, तो कंट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे आसानी से बच्चा बाहर आ जाता है। अब लैक्टेशन देख लीजिए, लैक्टेशन क्या होता है कि वही मेमरी ग्लैंड जो हमारी होती है ना फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड होती है ना, उस जो मिल्क सेक्रेट करने लगती है, जो मिल्क सेक्रेशन करने लगती है, वही हमारा लैक्टेशन हो जाता है। तो सिंपल से देखिए, थोड़ा बोलते बोलते मुंह थक गया है तो बोलने में मन नहीं कर रहा है। तो लैक्टेशन मतलब वही सेक्रेशन ऑफ मिल्क लैक्टेशन हो गया, ठीक है ना, लैक्टेशन हो गया। अब देखिए जो अब कोलोस्ट्रम के बारे में हम लोग यहीं पे जान लेते हैं। जो 1 महीने का जो मिल्क होता है, चाहे 3 महीने वाला जो मिल्क होता है ना शुरुआती दिनों का, उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, आईजी एलर्जी। आईजी का मतलब आईजी कौन होता है, ए होता है कि आईजीई होता है, ये बताइए आप लोग, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको। आईजीई एंटीबॉडी होती है कि आईजीए होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन होता है, आईजीए होता है। कौन होता है, आईजीए होता है। तो ये रहा हमारा चैप्टर। तो कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको हम समझा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कुछ इसमें समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतने मतलब ज़्यादा दिन हो गया लिखे, ठीक है ना। तो चलिए फिर से हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले चलिए जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है।